हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों उत्तल अपवर्तक सतह के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए हम लोगों ने 4 कंडीशन पर हम लोगों ने उसके अपवर्तक सतह के लिए सूत्र प्राप्त किया था। 4 कंडीशन, जिसमें पहला कंडीशन आता है जब वस्तु को हम लोग विरल माध्यम में रखते हैं और वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा होता है, तब हम लोगों ने अपवर्तक सतह के लिए सूत्र प्राप्त किया। दूसरा कंडीशन है बच्चों कि जब हम लोग वस्तु को सघन माध्यम में रखते हैं और वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा होता है, तब हम लोगों ने अपवर्तक सतह के लिए सूत्र प्राप्त किया था। तो चलिए हम लोग उसी क्लास को आज आगे बढ़ाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे बच्चों के अवतल अपवर्तक सतह में उसका सूत्र कैसे प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ हम लोग बच्चों बिना समय को व्यर्थ किए सिर्फ 2 ही अवस्था पर हम लोग यहाँ पर विचार करेंगे कि जब वस्तु को अवतल अपवर्तक सतह के विरल माध्यम में रखा जाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा होता है। दूसरा अवस्था है कि जब वस्तु को हम लोग सघन माध्यम में रखेंगे और काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा होता है, तब हम लोग अपवर्तक सतह के लिए सूत्र प्राप्त करेंगे। क्योंकि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हम लोग उत्तल अपवर्तक सतह का सूत्र प्राप्त कर रहे थे तो विरल माध्यम के लिए दोनों ही अवस्था वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही अवस्था में समान प्रकार का सूत्र प्राप्त हो रहा था, और जब हम लोग सघन माध्यम में रख रहे थे तो काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब के दोनों ही अवस्था में समान प्रकार का सूत्र प्राप्त हो रहा था। तो यहाँ पर हम लोग समय को व्यर्थ बर्बाद नहीं करते हुए बच्चों हम लोग सिर्फ यहाँ पे 2 अवस्था पे विचार करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानने का उसे प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन यह है बच्चों कि अवतल अपवर्तक सतह, देखिए अवतल अपवर्तक सतह, अवतल अपवर्तक सतह है ना, अवतल अपवर्तक सतह में वस्तु विरल माध्यम में स्थित है। वस्तु विरल माध्यम में स्थित है तथा उसका आभासी प्रतिबिंब बन रहा है ना, तथा उसका आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। आभासी प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों, उसका आभासी प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों। तो इस अवस्था में हम लोग अपवर्तक सतह के लिए हम लोग यहाँ पर सूत्र प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका क्या करते हैं बच्चों, इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। उस फिगर को आप लोग अच्छी तरह से समझें, उसके बाद हम लोग इसका कैलकुलेशन पर ध्यान देंगे, है ना। तो फिगर हम इसका ड्रॉ कर देते हैं बच्चों। इस देखिए अवतल अपवर्तक सतह कुछ इस प्रकार होता है ना। ये अवतल अपवर्तक सतह है बच्चों, और ये क्या है, इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका मुख्य अक्ष है। तो ये इसका ध्रुव होगा, P जो है इसका ध्रुव होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग वस्तु को कहाँ रखते हैं, देखिए वस्तु कुछ यहाँ पर रखा हुआ है बच्चों। O एक यहाँ पर बिंदुवत वस्तु है जिससे 2 प्रकाश की किरणें चलती है। एक तो मुख्य अक्ष के समांतर चलते हुए ध्रुव पर आपतित होगी और बिना विचलित हुए वे सघन माध्यम में अपवर्तित हो जाएगी, है ना। ये सघन माध्यम है बच्चों जिसका अपवर्तनांक मैं यहाँ पर μ2 मानता हूँ, और यहाँ पर ये विरल माध्यम है इसलिए इसका अपवर्तनांक हम लोग μ1 मानेंगे। तो एक तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलते हुए सघन माध्यम में, और दूसरी प्रकाश की किरण जो है बच्चों वो अपवर्तक सतह के A बिंदु पर आपतित होती है कुछ इस प्रकार। अब प्रकाश की किरण किधर मुड़ेगी, इसके लिए हम लोगों को जानने के लिए सबसे पहले जानना पड़ेगा कि प्रकाश की किरण किधर से किधर जा रही है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि बच्चों की प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो मुड़ने के लिए एक लंब चाहिए बच्चों। तो एक हम लंब यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये एक वक्रता केंद्र है और इससे हम एक लंब इस पर ड्रॉ करेंगे। तो इस प्रकार एक लंब हमने यहाँ से ड्रॉ कर दिया बच्चों। तो प्रकाश की किरण हम जानते हैं कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, इसका मतलब वो इधर की ओर मुड़ेगी। जब हम लोग इसको पीछे की ओर ले जाएंगे बच्चों इस प्रकार, तो ये क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण को इस बिंदु पर मतलब I पर प्रतिच्छेद करके O का काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो I पर बनाती है ना। तो चलिए हम सबका कोण देखेंगे। ये आपतित प्रकाश की किरण है, मुख्य अक्ष के साथ ये अल्फा कोण बनाती है, और ये अपवर्तित प्रकाश को हम लोग पीछे की ओर बढ़ाए हैं इसीलिए ये बीटा कोण बनाएगी, है ना। और ये वक्रता त्रिज्या है इसीलिए ये गामा कोण यहाँ पर बनाती है बच्चों, है ना। और एक यहाँ पर ये चूंकि A बिंदु है और A से हम लोग
P पर एक नॉर्मल इस प्रकार हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, लंब ड्रॉ करते हैं। ये क्या है बच्चों, ये बिंदु हमारा N है, आप लोग देख पा रहे होंगे ये N बिंदु है। तो फिगर को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे बच्चों। फिगर में क्या बताया गया है कि है ना, ये एक अवतल अपवर्तक सतह है जिसका मुख्य अक्ष ये है और ध्रुव ये है ना। P एक ध्रुव है, O एक बिंदुवत वस्तु है जिससे दो प्रकाश की किरण निकल रही है और है ना मुख्य ध्रुव पर वो आपतित होती है और बिना विचलित हुए सघन माध्यम में वो आपतित हो जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण अपवर्तक सतह के A बिंदु पर आपतित होती है और ये अभिलंब की ओर मुड़ कर है ना दूर चले जाती है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि इस पर देख पा रहे हैं कि CA जो है एक नॉर्मल है ना, तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ेगी, है ना। तो इस किरण को हम लोग पीछे की ओर खींचते हैं और ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण को I बिंदु पर प्रतिच्छेद करके O का काल्पनिक प्रतिबिंब I पर बनाती है। तो फिगर को आप लोग अच्छी तरह समझ पाए होंगे, ये कोण अल्फा है, ये कोण बीटा है और ये कोण गामा है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बच्चों कि आपतित कोण यहाँ पर कौन सा होगा। ये देख पा रहे हैं कि ये एक लंब है, CA लंब है और ये आपतित प्रकाश है, इसीलिए ये कोण जो होगा मेरा वो I प्राप्त होगा, है ना। ये कोण I होगा और ये भी देख पा रहे हैं कि लंब है और ये अपवर्तित कोण है ना किरण है, इसीलिए ये कोण मेरा R होगा। तो ठीक इसके विपरीत हम लोग जाएंगे बच्चों, तो ये देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो कोण हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण होता है, ये कोण हमारा प्राप्त होगा R। ये कोण ठीक इसके अपोजिट एंगल है ना। ये कोण यदि R है तो ये कोण भी हमारा R हो जाएगा, क्योंकि हम ये लंब है और अपवर्तित प्रकाश की किरण को हम लोग पीछे की ओर बढ़ाए हैं, इसलिए ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। तो चलिए अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इस फिगर का थोड़ा सा हम लोग निरीक्षण करते हैं बच्चों। और यहाँ पर हम लोग को दो त्रिभुज लेने की आवश्यकता होती है। एक त्रिभुज हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, AOC से लेंगे। तो AOC में आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें कौन सा बहिष्कोण होगा बच्चों, आप लोग बता सकते हैं AOC में कौन सा हमारा बहिष्कोण होगा, है कि नहीं। आप लोग बता सकते हैं कि AOC में हमारा बहिष्कोण कौन सा होगा बच्चों। तो देखिए ये गामा हमारा यहाँ पर बहिष्कोण होगा, है कि नहीं, क्योंकि इस त्रिभुज के ये बाहर वाला कोण है, गामा कोण मेरा बहिष्कोण होगा। तो हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए त्रिभुज का किसका प्रयोग किए हम लोग, त्रिभुज AOC से, है ना, AOC से हम लोग प्रयोग किए हैं और गामा इसका बहिष्कोण है। तो गामा इज इक्वल टू कितना प्राप्त हो जाएगा हम लोगों को, है कि नहीं, अल्फा प्लस I हम लोगों को प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, अल्फा प्लस I हम लोगों को प्राप्त होगा। ये तीनों कोण का मान यहाँ पर अल्फ होता है। तो यहाँ पे हम ये बात को लिख देते हैं। देखिए गामा अल्फा तथा I, गामा अल्फा तथा I कोण का मान अल्प है ना, कोण का मान अल्प है, कोण का मान अल्प है, इसीलिए इसको हम लोग किस में बदल सकते हैं, 10 में बदल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि गामा को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 गामा ले लेंगे, है ना, और अल्फ़ा को भी हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 अल्फ़ा ले लेते हैं और I को भी हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 I लेंगे। सारी बातों को हम लोग यहाँ पर बैठा देंगे बच्चों, तो हम लोगों को कुछ इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा। देख पा रहे होंगे कि 10 है ना गामा इज इक्वल टू हम लोगों को प्राप्त हो रहा है 10 अल्फ़ा प्लस और फिर प्राप्त हो जाएगा 10 I। तो 10 I को हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 10 I इज इक्वल टू हम लोगों को प्राप्त होगा 10 गामा माइनस 10 अल्फ़ा, है ना। ये समीकरण हम लोगों को प्राप्त होता है। अब हम लोग ऊपर के फिगर में हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि 10 गामा और 10 I का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो आप लोग अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे कि ये एक समकोण त्रिभुज है, APC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें 10 का मान कितना हो जाएगा, AN बाय, है ना, AN बाय N C हम लोगों को प्राप्त होगा, AN बाय NC हम लोगों को प्राप्त होगा 10 गामा का वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, डायरेक्ट बच्चों लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे 10 गामा का वैल्यू कितना प्राप्त होगा, AN बाय NC। इसी प्रकार हम लोग 10 अल्फा का भी मान निकालेंगे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि AON यहाँ एक समकोण त्रिभुज है ना, जिसमें AN लंब है और NO जो है आधार है, इसीलिए 10 अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, AN बाय NO हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या होगा, AN बाय NO लिखेंगे।
और यहाँ से हम लोगों को 10i प्राप्त हुआ। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कहेंगे बच्चों। इसी प्रकार अब हम लोग यहाँ पे दूसरे फिगर का प्रयोग करेंगे, दूसरा त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। कौन सा फिगर का प्रयोग करेंगे बच्चों, आप देख पा रहे होंगे, तो AIC से हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे, AIC से। तो AIC में भी आप लोग देख रहे हैं बहिष्कोण का मान यहाँ पर गामा ही है, तो गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आर होगा, है कि नहीं। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे। चलिए हम लोग लिखेंगे। तो देखिए दूसरा त्रिभुज कौन सा प्रयोग किए हैं, AIC से, है ना, AIC से। तो इसमें भी बहिष्कोण का मान मेरा गामा ही है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा गामा इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा प्लस आर होगा। तो अब तीनों कोण का मान यहाँ पर भी अल्फ है बच्चों, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 10 में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे भी लिखेंगे, देखिए गामा, है कि नहीं, गामा, बीटा तथा आर कोण का मान अल्प है कि नहीं, कोण का मान अल्प है, तो इसको हम लोग 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अल्प है तो इसीलिए हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, 10 में। इसका मतलब है कि गामा भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हमारा 10 गामा हो जाएगा, बीटा भी मेरा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 बीटा हो जाएगा, और आर भी हमारा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 आर हो जाएगा। तो सारी बातों को ऊपर में बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पा रहे होंगे कि 10 गामा इज इक्वल टू 10 बीटा, है कि नहीं, प्लस 10 आर। तो हम लोग आर को यहाँ पर फ्री कर लेंगे, डेट सिंप्लाइज 10 आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो देखिए 10 गामा माइनस और ये हो जाएगा 10 बीटा। तो फिगर से हम लोग गामा और 10 बीटा का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। आप लोग अपने कॉपी में जो फिगर बनाए होंगे बच्चों उसको अच्छी तरह से देखें। तो यहाँ पर 10 गामा को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ACP समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, तो जिसमें AN लंब है और N, यहाँ पर हम लोग समकोण त्रिभुज ACN का प्रयोग यहाँ पर हम लोग करेंगे, जिसमें क्या है, लंब AN है और आधार NC है ना। उसी प्रकार बीटा को कैलकुलेट करने के लिए AIN का प्रयोग करेंगे। ये भी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें लंब मेरा AN है और आधार मेरा NI है। तो ये सब दोनों मानों को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, आप लोग फिगर में देखने का प्रयास करें। तो यहाँ पर गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो गया, देख पा रहे होंगे 10 आर, 10 गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा, फिगर आप लोग अपने कॉपी में देखें, AN बाय, है ना, NC होगा, और 10 बीटा का वैल्यू हो जाएगा AN बाय NI होगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 कहेंगे, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, स्नेल के नियम का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो आप लोग फिगर को एक बार फिर से देखें। स्नेल का नियम का प्रयोग करने से पहले ये क्या है, देख पा रहे हैं कि ये एक आपतित कोण I है और ये अपवर्तित कोण R है। तो स्नेल का नियम क्या हो जाएगा, साइन I बाई साइन R। अपवर्तन किस माध्यम में हो रहा है बच्चों, तो μ2 माध्यम में इसका अपवर्तन हो रहा है, इसलिए सबसे पहला अपवर्तनांक μ2 का लिखेंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 हम लोगों को मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्नेल का नियम का प्रयोग करेंगे और फिगर को आप लोग अपने कॉपी में देखेंगे। तो लिखिए स्नेल के नियम से, देखिए स्नेल के नियम से, है ना, स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा, साइन I बाय साइन R इज इक्वल टू μ2 बाय μ1। यहाँ पर दोनों कोण का मान अल्फ है बच्चों। हम लोग पहले भी वीडियो में देख चुके हैं कि यदि कोण का मान अल्फ होता है तो साइन I अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10I के बराबर होता है। उसी प्रकार साइन R भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10R के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग स्नेल के नियम को इस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 10I बाय 10R इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया μ2 बाय μ1। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कुछ इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। डेट सिंप्लाइज क्या हो जाएगा, μ1 10I इज इक्वल टू μ2 10R हो जाएगा। अब हम लोग 10I और 10R का मान समीकरण 1 और 2 से रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, है ना, समीकरण 1 और 2 से 10I और 10R का मान रखने पर, 10I और 10R का मान रखने पर, है ना, 10R का मान रखने पर, तो हम लोग यहाँ पर दोनों के मान को रखेंगे। तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा बच्चों, 10I और 10R का मान हम लोगों को क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पे रखेंगे। देखिए μ1, है ना, 10I का वैल्यू हम लोग निकाले हैं बच्चों, अपने कॉपी में देखें, AN बाय NC प्राप्त हो रहा है माइनस AN बाय NO प्राप्त हो रहा है कि नहीं, ब्रैकेट बंद करेंगे। इसी प्रकार μ2 का वैल्यू को भी हम लोग रखेंगे बच्चों, 10R का वैल्यू रखेंगे। 10R का वैल्यू कितना हो गया, AN बाय NC माइनस AN बाय NI हो जाएगा।
है कि नहीं। इस प्रकार दोनों साइड है ना देख पा रहे हैं कि ए एन को हम ए एन भी है, यहाँ पे भी ए एन है, तो ए एन को हम लोग कॉमन करके साथ में μ1 और μ2 को अंदर करके समीकरण को आगे बढ़ाते हैं। तो ये डेट सिंप्लाइज देंगे चिन्ह। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, μ1/NC हो जाएगा, माइनस ये भी हो गया μ1/NO हो गया, इज इक्वल टू इसमें भी करेंगे, देखिए μ2/NC हो जाएगा, माइनस ये भी हो गया μ2/NI हो गया। दोनों साइड NC है, NC यहाँ पर भी है, NC यहाँ पर भी है, तो NC को हम लोग एक तरफ कर लेंगे बच्चों। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसी पेज में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। यहीं पर हम लोग इस समीकरण को सॉल्व भी करेंगे। तो हम लोग NC को एक तरफ कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर है कि नहीं। इसको हम लोग यहाँ पर देखिए है ना, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस प्रकार तो μ1/NC को हम लोग एक तरफ करेंगे, तो μ1/NC यहाँ पर हो गया, NC बराबर के इधर से आएगा बच्चों, तो ये क्या हो गया माइनस है ना μ2/NC होगा। यहाँ पर आपका क्या बचा μ1, आपने कॉपी में देखें समीकरण को अच्छा से देखिए, μ1/NO माइनस में है, बराबर के इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो μ1 ये हो जाएगा NO और μ2/NI जो है ये माइनस में ही है, इसीलिए इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे μ2/NI हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों कि एक अवधारणा का प्रयोग हम लोगों को यहाँ पर करना है ना। एक अवधारणा का प्रयोग हम लोगों को यहाँ पर ये करना है कि देखिए, चूंकि हम लोग पहले ही अवधारणाओं में पढ़ चुके हैं कि ये किसी भी अपवर्तक सतह का द्वारक जो होता है वो काफ़ी छोटा होता है, इसीलिए ये जो ध्रुव है कि नहीं, है ना, और ये जो एन बिंदु है, तो हम लोग दोनों को आपस में नज़दीक, बहुत नज़दीक मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को यही बात देखना है, चूँकि अवतल अपवर्तक सतह का द्वारक बहुत छोटा होता है, इसीलिए एन बिंदु पी के बहुत नज़दीक होगा। तो यदि ये नज़दीक होगा तो सभी दूरी हम लोग ध्रुव से माप सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे NO जो दूरी था इसको हम लोग PO लिख सकते हैं, जो NI दूरी था उसको हम लोग PI लिख सकते हैं, जो यहाँ पर NC दूरी था उसको हम लोग PC लिख सकते हैं, ऐसा है कि नहीं। तो उसके बाद हम लोग चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे, सभी का बीमा रखेंगे और कैलकुलेशन करके अपवर्तक सतह का सूत्र हम लोग प्राप्त कर लेंगे। तो चूंकि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए बच्चों, चूंकि सतह का द्वारक है ना बहुत छोटा है ना, द्वारक बहुत छोटा है, इसलिए है ना, इसलिए एन बिंदु को पी के है कि नहीं, इसलिए एन बिंदु को पी के बहुत नज़दीक माना जा सकता है ना, बहुत नज़दीक माना जा सकता है। तो इस अवस्था में जो दूरियां सब जो है, NC दूरी को हम लोग लगभग बराबर PC मान लेंगे, NO दूरी को भी हम लोग लगभग बराबर PO मान लेंगे और NI दूरी को भी हम लोग लगभग बराबर PI मान लेंगे। तो सारी बातों को अब हम लोग ऊपर में लिखेंगे तो समीकरण मेरा कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। देखिए n है ना μ1/PC माइनस μ2/PC इज इक्वल टू μ1/PO माइनस μ2/PI प्राप्त होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे। देखिए चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करने पर है ना, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग कर सभी की बीमा रखने पर है ना, है ना, प्रयोग कर सभी की बीमा रखने पर, तो सभी का बीमा हम लोग रख देते हैं यहाँ पर। तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, आप लोग एक बार फिगर में हमें दिखा देना चाहता हूँ आप लोगों को कि चिन्ह परिपाटी का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे। देखिए प्रकाश की किरण इधर जा रही है कि नहीं, इधर जा रही है और दूरी हम लोग किधर माप रहे हैं, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे PC आप देख पा रहे हैं प्रकाश की दिशा के अपोजिट माप रहे हैं, PC, PI, PO, तो ये सभी दूरी जो है ऋणात्मक हो जाएगी क्योंकि ये आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में है। हम लोग परिपाटी का नियम को अच्छी तरह से जान चुके हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या दूरी हो जाएगी बच्चों, देखिए PC इज इक्वल टू -R होगा, इसी तरह P है ना O बराबर भी क्या हो जाएगा -U, क्योंकि ये वस्तु दूरी है PO इसलिए -U होगा। इसी तरह PI ये प्रतिबिंब दूरी है इसलिए -B होगा। तो सभी बातों को हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, इस प्रकार प्राप्त होगा। देखिए μ1 है कि नहीं, μ1 यहाँ पर भी हो जाएगा -R माइनस ये भी हो जाएगा μ2 -R इज इक्वल टू
μ1/PO है, इसीलिए माइनस यू माइनस हो गया और PI बराबर हो जाएगा -B। तो डेट सिंप्लाइज माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। आप देख पा रहे हो ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे बच्चों μ2 - μ1 है कि नहीं, ये प्लस हो जाएगा तो μ2 - μ1 यहाँ पर हो जाएगा -R, सॉरी यहाँ पर प्लस ही होगा प्लस R इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे तो μ1/u माइनस यू और ये दोनों मिलकर के हो जाएगा प्लस, तो μ2 यहाँ से हम लोगों को भी प्राप्त होगा इस प्रकार, है ना। तो चलिए हम लोग इसको अरेंज कर लेंगे बच्चों। तो डेट सिंप्लाइज यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, देखिए μ2 - μ1/R है ना इज इक्वल टू भी प्लस वाले टर्म को पहले लिखेंगे तो μ2 है ना /v माइनस μ1/u। तो ये समीकरण हम लोगों को प्राप्त होता है ना। अवतल अपवर्तक सतह का सूत्र हम लोगों को ये प्राप्त होता है बच्चों, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग इसको अब सापेक्ष अपवर्तनांक के पद में हम लोग इसको व्यक्त करना चाहते हैं बच्चों, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे समीकरण के दोनों तरफ μ1 से भाग देंगे। लिखिए दोनों तरफ μ1 से भाग देने पर, है ना, दोनों तरफ μ1 से भाग देने पर, है ना, दोनों तरफ μ1 से भाग देने पर, तो μ1 से हम लोग भाग देंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा बच्चों, μ2/μ1 प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार। देखिए μ2/μ1 माइनस μ1 को μ1 से भाग देंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा और नीचे में हमारा R है इज इक्वल टू, अब यहाँ पर भी वही होगा, μ2 को μ1 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, μ2/μ1/v हो जाएगा। यहाँ पर μ1 है, μ1 को μ1 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1/u होगा। अब देखिए μ2/μ1 को हम लोग यहाँ पर म्यू मान लेंगे बच्चों, है ना, ये सापेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, μ - 1/R इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा म्यू, तो μ - v/1/u। तो ये समीकरण मेरा प्राप्त होता है सापेक्ष अपवर्तनांक के पद में। तो ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, जहां हमने क्या म्यू को माना है बच्चों, जहां म्यू इज इक्वल टू कितना है, तो μ2/μ1, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष। क्या कहते हैं, सघन माध्यम का अपवर्तनांक, है ना, सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष, सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष, है ना, विरल माध्यम के सापेक्ष। तो ये दोनों समीकरण का आप लोग यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। जब अपवर्तनांक दोनों माध्यम का अलग अलग दिया हुआ हो तो हम लोग ये सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब जब दोनों माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक के पद में दिया हुआ हो तो हम लोग ये समीकरण का प्रयोग करते हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप लोग ये चीज़ को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जब हम अब देखेंगे कि जब वस्तु को हम लोग, है ना, सघन माध्यम में रखते हैं तब अपवर्तक सतह का सूत्र किस प्रकार प्राप्त होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरा टॉपिक्स में हम लोग देखेंगे बच्चों कि क्या बोलें कि जब वस्तु, देखिए जब वस्तु सघन माध्यम में हो, है ना, जब वस्तु सघन माध्यम में हो, सघन माध्यम में हो तथा उसका, जब वस्तु सघन माध्यम में हो तथा उसका आभासी प्रतिबिंब, जिसको हम लोग काल्पनिक भी कहते हैं, है ना, आभासी प्रतिबिंब बन रहा होता है या हो, जब उसका आभासी प्रतिबिंब बन रहा हो, तो इस कंडीशन में हम लोग अपवर्तक सतह का सूत्र हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त करना है बच्चों। तो चलिए हम लोग अपवर्तक सतह का सूत्र प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका फिगर बना लेंगे, है कि नहीं। तो इसका फिगर किस प्रकार बनता है, देखिए हम फिगर बनाते हैं बच्चों, आप लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं। ये एक अवतल अपवर्तक सतह है ना, ये एक अवतल अपवर्तक सतह है जिसका मुख्य अक्ष ये है ना, और ये इसका ध्रुव है, ये इसका ध्रुव है बच्चों। और वस्तु को हम लोग यहाँ पे रखते हैं। वो एक बिंदुवत वस्तु है जिससे दो प्रकाश की किरण निकलती है, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर गति करते हुए ध्रुव पर आपतित होती है और बिना अपवर्तित हुए वो विरल माध्यम में अपवर्तित हो जाती है, और दूसरी प्रकाश की किरण अपवर्तक सतह के ए बिंदु पर आपतित होती है बच्चों। कुछ इस प्रकार होगा,
है ना, अपवर्तक सतह के ए बिंदु पर आपतित होती है इस प्रकार। अब प्रकाश की किरण किधर मुड़ेगी वो उसके किस पर निर्भर करता है कि नहीं, सघन माध्यम और विरल माध्यम, और साथ ही उसके लंब पर भी निर्भर करता है। तो मान लेते हैं कि ये इसकी वक्रता त्रिज्या है, तो जिस पर हम लोग उस पर लंब डालते हैं, ए बिंदु पर हम लोग इस प्रकार लंब डालते हैं, ये इसका लंब डालते हैं। ये बिंदु क्या है बच्चों, ए है कि नहीं। हम लोग जानते हैं कि बच्चों कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। इसका मतलब है कि ये प्रकाश की किरण का वास्तविक पथ ये होना चाहिए, तो इस पथ को वो इधर की ओर मोड़ देगी थोड़ा सा, है ना। तो इस प्रकार प्रकाश की किरण थोड़ा सा मुड़ जाती है ना। अब इस प्रकाश की किरण को जब हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएंगे बच्चों, इस प्रकार जब हम लोग पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण को आई बिंदु पर प्रतिच्छेद करके ओ का काल्पनिक प्रतिबिंब वो आई पर बनाती है बच्चों, इस प्रकार होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, तो फिगर को तो आप लोग अच्छी तरह समझ पाए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि ए बिंदु से मुख्य अक्ष पर ए एन एक हम लोग लंब ड्रॉ करेंगे। तो ये बिंदु जो है बच्चों हमारा एन है ना। तो चलिए हम लोग इसमें आप लोग देखते हैं। अब ये देख पा रहे हैं कि आपतित प्रकाश की किरण है, मुख्य अक्ष के साथ ये अल्फा कोण बनाती है। ये अपवर्तित प्रकाश है इसलिए मुख्य अक्ष के साथ ये बीटा कोण बनाएगी, और ये लंब है इसलिए मुख्य अक्ष के साथ ये गामा कोण बनाती है ना। अब इसमें आपतित कोण कौन सा होगा, आपतित कोण ये होगा, देख पा रहे हैं आपतित प्रकाश की किरण होगा, है कि नहीं। आपतित प्रकाश की किरण है ना, और ये क्या होगा, ये लंब है, ये लंब है बच्चों। तो आपतित कोण कौन सा हो जाएगा, तो आपतित कोण मेरा ये होगा, ये आपतित कोण है। देख पा रहे हैं आपतित प्रकाश की किरण है और ये लंब है कि नहीं, ये लंब है, इसीलिए ये कोण मेरा क्या हो जाएगा, आई। और अपवर्तित कोण देखिए कौन सा होगा, ये अपवर्तित प्रकाश की किरण है, ये अपवर्तित प्रकाश की किरण है, इसीलिए ये लंब है, ये कोण मेरा आर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे। फिगर को चलिए हम लोग एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। ये एक अवतल अपवर्तक सतह है बच्चों, ये एक अवतल अपवर्तक सतह है जिसका मुख्य अक्ष ये है और P इसका ध्रुव है ना। O एक बिंदुवत प्रकाश की किरण है जिससे दो प्रकाश की किरण निकलती है, एक मुख्य अक्ष के समानांतर गति करते हुए P पर आपतित होती है और बिना विचलित हुए वो विरल माध्यम में अपवर्तित हो जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण अपवर्तक सतह के A बिंदु पर आपतित होती है कि नहीं। चूंकि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, इसीलिए वो अविलंब से इस किरण से वो दूर हट जाती है। अब इस किरण को जब हम लोग पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण को वो आई पर काट करके ओ का काल्पनिक प्रतिबिंब, है ना, ओ का काल्पनिक प्रतिबिंब वो आई पर बनाती है। अब देखिए ये आपतित प्रकाश की किरण है और ये मेरा लंब है, इसलिए ये कोण मेरा आई हो जाएगा, है ना। ये अपवर्तित प्रकाश की किरण है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये अपवर्तित प्रकाश की किरण है और ये लंब है, इसीलिए ये अपवर्तित कोण हो जाएगा। तो ये फिगर को आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे बच्चों। तो चलिए हम लोग अब इसमें क्या करते हैं, इसका अब हम लोग ज्योमेट्री का प्रयोग करेंगे और साथ में इसका कैलकुलेशन करके हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चों कि इसमें एक त्रिभुज का हम लोग प्रयोग करेंगे। वो त्रिभुज क्या है, ए ओ और सी। देख पा रहे होंगे क्या बोले हम लोग, ए है ना, ओ और सी। तो ए ओ सी में मेरा यहाँ पर बहिष्ठ कोण का मान आई हो जाता है। आप लोग देखिए ए ओ सी में बहिष्ठ कोण का मान आई हो जाता है, तो हम लोग आई बराबर गामा प्लस अल्फा हम लोग लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस त्रिभुज का यहाँ पर हम लोग प्रयोग किए हैं बच्चों। यहाँ पर हम लोग जो त्रिभुज का प्रयोग किया है वो क्या है, ए ओ सी से, ए ओ सी से। तो इसमें बहिष्ठ कोण का मान मेरा आई है, इसीलिए आई इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस गामा, ये कोण होगा, है कि नहीं। अब तीनों कोण का मान अल्फ होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए तीनों कोण का मान अल्फ है कि नहीं, तीनों कोण का मान अल्फ है कि नहीं, तीनों कोण का मान अल्प है, इसलिए क्या हो जाएगा, आई को भी हम लोग लगभग बराबर 10 आई लिख देंगे, है कि नहीं। अल्फा को भी हम लोग लगभग बराबर 10 अल्फा लिखेंगे और गामा को भी हम लोग लगभग बराबर 10 गामा लिख सकते हैं। अब सारी बातों को वहाँ पर बैठाएंगे तो आई के जगह में क्या हो जाएगा, 10 आई इज इक्वल टू अल्फा के जगह में क्या हो जाएगा, 10 अल्फा प्लस और गामा के जगह में मेरा हो जाएगा 10 गामा।
अब हम लोग अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा और टेन गामा का मान हम लोग फिगर से निकाल सकते हैं बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए टेन अल्फ़ा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज का हम लोग प्रयोग करेंगे जो है ANO से। तो ANO एक समकोण त्रिभुज है जिसमें लंब मेरा AN है और आधार मेरा क्या है, NO है ना। तो टेन अल्फ़ा का मान क्या हो जाएगा, AN/NO। इसी तरह टेन गामा का वैल्यू, अब टेन गामा का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ये समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे ACN से। तो इसमें AN मेरा लंब है और आधार इसका NC हो जाएगा। तो हम लोग दोनों बातों को डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। NI इज इक्वल टू टेन अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, AN/NO होगा। इसी तरह टेन गामा का वैल्यू भी लिखेंगे तो AN/NC प्राप्त होगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कहेंगे। अब दूसरा त्रिभुज का यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे बच्चों। तो दूसरा त्रिभुज यहाँ पर क्या देख पा रहे होंगे कि ACI, ये मेरा दूसरा त्रिभुज है ACI। तो ACI में आप बता सकते हैं कि बहिष कोण का मान कौन सा होगा, बहिष कोण का मान R है कि नहीं। यहाँ पर मेरा बहिष कोण का मान R होगा बच्चों। तो R बराबर हम लोग लिख सकते हैं ना बीटा प्लस गामा, है कि नहीं। R बराबर हम लोग लिख सकते हैं ना बीटा प्लस गामा। तो चलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ कौन सा त्रिभुज का हम लोग प्रयोग किए हैं बच्चों, त्रिभुज AIC से, है कि नहीं। तो इसमें बहिष कोण का मान R है तो R बराबर हम लोग लिख सकते हैं गामा प्लस बीटा। तीनों कोण का मान अल्फ है यहाँ पर। तो चलिए हम लोग आप आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर भी तीनों कोण का मान अल्फ है, लिखेंगे तीनों कोण का मान अल्फ है ना। तीनों कोण का मान अल्प है कि नहीं, तीनों कोण का मान अल्प है। इसीलिए R को हम लोग लगभग बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन R लिख सकते हैं। गामा को भी हम लोग लगभग बराबर टेन गामा लिख सकते हैं। और बीटा को भी हम लोग लगभग बराबर टेन बीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो सारी बातों को हम लोग वहाँ पर बिठाएंगे बच्चों। तो क्या प्राप्त होगा, टेन R इज इक्वल टू टेन गामा, है ना, प्लस और यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा टेन बीटा। अब हम लोग टेन गामा और टेन बीटा का मान डायरेक्ट फिगर से हम लोग लिख सकते हैं बच्चों। एक बार फिगर को देखें, टेन गामा का मान हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं जिसका मान होता है AN/NC। इसी तरह टेन बीटा का मान निकालेंगे तो ये त्रिभुज का प्रयोग करेंगे ANI से, जिसमें लंब है AN और आधार है NI। तो इसमें टेन बीटा का वैल्यू कितना हो गया, AN/NI। तो हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं बच्चों और कैलकुलेशन करेंगे। बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, एक कैलकुलेशन आप लोग करिएगा सारा याद हो जाएगा, है कि नहीं। टेन R गामा का वैल्यू कितना हो गया, AN/NC होता है, प्लस टेन बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, AN/NI हो जाएगा, है ना, NI होगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, है कि नहीं। अब हम लोग स्नेल का नियम का यहाँ पर प्रयोग करेंगे बच्चों। तो स्नेल का नियम का प्रयोग करने से पहले हम लोग पहले माध्यम का अपवर्तनांक को दे देते हैं। ये सघन माध्यम है इसलिए इसका अपवर्तनांक μ2 होगा, ये विरल माध्यम है इसलिए इसका अपवर्तनांक μ1 होगा। अब देखिए अब ये हो जाएगा साइन I/sin R। अपवर्तन किस माध्यम में हो रहा है ना, विरल माध्यम में, इसलिए सबसे पहला अपवर्तनांक μ1 का लिखेंगे। इसका मतलब हो गया ये साइन I/sin R इज इक्वल टू μ1/μ2 होगा। तो चलिए हम लोग स्नेल का नियम का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। देखिए स्नेल के नियम से हम लोग क्या जानते हैं, देखिए स्नेल के नियम से, है ना, स्नेल के नियम से क्या होता है, साइन I/sin R इज इक्वल टू μ1/μ2 हमको होता है। यहाँ पर क्या होता है, I और R दोनों कोण का मान अल्फा है इसीलिए हम लोग साइन R को लगभग बराबर टेन I लिख सकते हैं। इसी प्रकार साइन R को भी हम लोग लगभग बराबर टेन R लिख सकते हैं। ऐसा कब होगा, जब कोण का मान अल्प होता है। लिमिट में हम लोग ये सिर्फ मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, है ना। तो डेट सिंप्लाइज हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए टेन I/टेन R इज इक्वल टू μ1/μ2। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और इस प्रकार लिखेंगे, क्या लिखेंगे, μ2 टेन I बराबर, है ना, देखिए μ1 टेन R। अब हम लोग टेन I और टेन R का मान समीकरण 1 और 2 से रख देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, है कि नहीं, समीकरण 1 और 2 से टेन I तथा टेन R का मान रखने पर, टेन I तथा टेन R का मान रखने पर, टेन I तथा टेन R का मान हम लोग रखते हैं तो क्या प्राप्त होगा, आप लोग अपने कॉपी में देखें बच्चों। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे μ2 और टेन I, तो टेन I का वैल्यू कितना हो जाएगा, AN/NO होगा,
प्लस ए एन बाय एन सी होगा, ए एन बाय एन सी हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर म्यू वन है तो 10r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10r का वैल्यू हो जाएगा ए एन बाय एन सी प्लस ए एन बाय एन आई प्राप्त होगा, है कि नहीं। आप लोग समीकरण में देख पा रहे होंगे कि दोनों तरफ ए एन है कि नहीं, समीकरण में दोनों तरफ ए एन है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि ए एन को इधर से कॉमन निकालेंगे, ए एन को इधर से कॉमन निकालेंगे और म्यू वन और म्यू टू को अंदर कर देंगे। तो डेट सिंप्लाइज हम लोगों को कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा, म्यू टू बाय एन ओ, है ना, प्लस यहाँ पर भी प्राप्त होगा म्यू टू बाय एन सी इज इक्वल टू म्यू वन को अंदर करेंगे तो म्यू वन बाय एन सी प्लस यहाँ पर हो जाएगा म्यू वन बाय एन आई हमको प्राप्त होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस साइड भी एन सी है, इस साइड भी है ना, इस साइड भी देख रहे हैं एन सी है और इस तरफ भी एन सी है, तो एन सी को हम लोग एक तरफ कर लेंगे बच्चों। तो डेट सिंप्लाइज यहाँ पर क्या हो जाएगा, देख पा रहे हैं म्यू टू बाय एन सी माइनस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा म्यू वन बाय एन सी होगा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है म्यू वन बाय एन आई है तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए म्यू वन बाय एन आई, अब म्यू टू बाई एन ओ को भी हम लोग इधर करेंगे इसलिए माइनस में चले आएगा, तो ये कितना हो जाएगा म्यू टू बाई एन ओ हो जाएगा, है ना। तो इस समीकरण को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं बच्चों, है कि नहीं। क्या लिखेंगे, देखिए म्यू टू माइनस म्यू वन बाई एन सी इज इक्वल टू म्यू वन बाई एन आई माइनस म्यू टू बाई एन ओ हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों और इसमें क्या करेंगे कि अब हम लोग एक अवधारणा का इसमें प्रयोग करते हैं बच्चों, है ना। इस अवधारणा के अनुसार क्या होता है उसको फिगर में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये एक फिगर है ना, इसमें हम लोग क्या है, देखिए हम लोग कहते हैं कि अवतल अपवर्तक सतह का द्वारक जो होता है बहुत छोटा होता है, इसीलिए हम लोग है ना इस P बिंदु या N बिंदु को दोनों एक दूसरे को काफ़ी नज़दीक मान सकते हैं। कहने का मतलब हो गया कि N बिंदु P के बहुत नज़दीक माना जा सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका द्वारक जो होता है बहुत छोटा होता है। इस अवस्था में मुझे क्या प्राप्त होगा, तो जितनी भी दूरियाँ जो थी, जैसे दूरियाँ आप लोग का लिए हैं जैसे एन सी तो उसको हम लोग पी सी लिख सकते हैं, एन आई को हम लोग पी आई लिख सकते हैं, एन ओ को हम लोग पी ओ लिख सकते हैं। ऐसा करने से क्या लाभ है हमको, क्या फ़ायदा है, क्योंकि सभी दूरियों को हम लोग ध्रुव से माप सकते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक बात यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहीं पर हम लोग कैलकुलेशन को पूरा करेंगे बच्चों, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं, देखिए चूंकि अवतल अपवर्तक सतह का, चूंकि अवतल अपवर्तक सतह है कि नहीं, चूंकि अवतल अपवर्तक सतह का द्वारक, चूंकि अवतल अपवर्तक सतह का द्वारक बहुत छोटा होता है या बहुत अल्प होता है, या बहुत अल्प होता है, या है यह बहुत अल्प होता है, इसलिए एन बिंदु को, है ना, इसलिए एन बिंदु को पी के, है ना, पी के बहुत नज़दीक माना जा सकता है, पी के बहुत नज़दीक माना जा सकता है, बहुत नज़दीक माना जा सकता है। क्लियर हो गया बच्चों। तो इस अवस्था में क्या होगा कि हम लोग एन सी जो डिस्टेंस है, एन सी को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पी सी लिख सकते हैं, एन आई को भी हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पी आई लिख सकते हैं, और एन ओ को भी हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पी ओ लिख सकते हैं। इस स्थिति में हमारा जो पहले वाला समीकरण है उसको आप लोग देख करके परिवर्तित इस प्रकार कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो म्यू टू माइनस म्यू वन बाई पी सी हो गया इज इक्वल टू म्यू वन बाई यहाँ पर हो जाएगा पी आई हो जाएगा माइनस म्यू टू बाय ये पी ओ हमको प्राप्त होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे और सबका बीमा रखेंगे, लिखेंगे चिन्ह परिपाटी का प्रयोग कर, देखिए चिन्ह परिपाटी का प्रयोग कर, है ना, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग कर सभी की बीमा रखने पर, है ना, सभी की बीमा रखने पर, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग कर सभी की बीमा रखने पर, तो हम लोग रखते हैं। तो चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करने से पहले मैं एक बार फिगर आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं बच्चों कि फिगर में क्या है। देखिए आपतित प्रकाश की दिशा आप लोग देख पा रहे होंगे कि इधर है कि नहीं, प्रकाश की किरण इधर जा रही है, और दूरी हम लोग प्रकाश की दिशा में यदि मापते हैं तो धनात्मक लेते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर सिर्फ, है ना,
पी सी यहाँ पे धनात्मक होगा, बाकी सारी दूरियां ऋणात्मक होगी। जैसे कि पी आई ऋणात्मक है क्योंकि आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत है, और पी ओ ये भी आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत है, तो ये दोनों दूरी ऋणात्मक होगी, सिर्फ वक्रता त्रिज्या मेरा धनात्मक होगा। तो इसे आप लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। तो लिखेंगे यहाँ पर, देखिए क्या हो जाएगा, पी सी जो डिस्टेंस होगा वो मेरा प्लस आर होगा, और पी आई जो डिस्टेंस होगा वो माइनस भी होगा, और पी ओ जो डिस्टेंस होगा वो प्लस यू होगा, क्योंकि पी आई मेरा प्रतिबिंब दूरी है और पी यू मेरा वस्तु दूरी है। इन सभी बातों को हम लोग ऊपर के समीकरण में रख करके कैलकुलेशन करेंगे बच्चों। तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा, देख पा रहे होंगे, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर इज इक्वल टू, यहाँ से प्राप्त होगा म्यू वन बाई पी आई है, तो पी आई के जगह में माइनस बी माइनस म्यू टू बाई पी ओ के जगह में हम लोग यू रखेंगे, है ना। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे बच्चों इस प्रकार। देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है बच्चों कि पी ओ दूरी जो है वो क्या है, ऋणात्मक है, इसलिए यहाँ पे मैंने धनात्मक लिखा है, ये माइनस का साइन होगा, तो यहाँ पर भी माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि वस्तु दूरी आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत होती है। फिगर को एक बार आप तो देख सकते हैं कि वस्तु दूरी जो है वो प्रकाश की दिशा इधर जा रही है, और हम लोग दूरी इधर माप रहे हैं पी ओ, इसीलिए ये माइनस यू होगा, और मैं भूलवश यहाँ पर प्लस लिख दिया था, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा था। तो चलिए हम लोग इसको अब हम लोग कैलकुलेशन करने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, है कि नहीं, और ये प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू म्यू वन बाय माइनस बी, और ये प्लस हो जाएगा म्यू टू बाय ये यू। ये समीकरण मुझे प्राप्त होता है। तो ये भी समीकरण का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं बच्चों, है कि नहीं। तो ये समीकरण का भी प्रयोग आप लोग यहाँ पर कैलकुलेशन के रूप में कर सकते हैं इस प्रकार। यदि दोनों ही माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग दिया हुआ है तो आप लोग ऐसा प्रयोग में इसे ला सकते हैं। अब हम लोग इस समीकरण को सापेक्ष अपवर्तनांक के पद में कन्वर्ट करना चाहेंगे। इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, इस समीकरण के दोनों तरफ म्यू वन से भाग देंगे। लिखिए, है ना, समीकरण के दोनों तरफ म्यू वन से भाग देने पर, समीकरण के दोनों तरफ, है ना, समीकरण के दोनों तरफ म्यू वन से भाग देने पर, है ना, म्यू वन से भाग देने पर, समीकरण के दोनों तरफ म्यू वन से हम लोग भाग दे देंगे। तो इसमें भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, म्यू टू बाय म्यू वन, इसमें भाग देंगे तो म्यू वन बाय म्यू वन माइनस वन हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा आर इज इक्वल टू, इसमें भाग देंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, म्यू वन बाय म्यू वन कैंसिल हो जाएगा, और वन माइनस भी प्राप्त होगा। इसमें हम लोग भाग देंगे तो यहाँ पर हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा म्यू टू बाय म्यू वन, और बाय यहाँ पर यू प्राप्त होगा। म्यू टू बाय म्यू वन का वैल्यू क्या होता है, म्यू होता है कि नहीं, इसको हम लोग म्यू मान लेते हैं बच्चों। तो म्यू माइनस वन बाय आर हो गया इज इक्वल टू माइनस वन बाय भी प्लस, और इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू बाय यू। ये भी समीकरण का प्रयोग आप लोग ला सकते हैं। दोनों का समीकरण का प्रयोग अलग अलग स्थिति में लाया जा सकता है। कब लाएंगे, जब यहाँ पर दोनों माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग दिया हुआ हो तो ये समीकरण का प्रयोग लाएंगे, और जब दोनों माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक के पद में दिया हुआ हो तो हम लोग ये समीकरण का प्रयोग में लाते हैं बच्चों। जहाँ म्यू क्या है इसको भी मेंशन कर देना चाहता हूँ, है ना, म्यू इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, म्यू टू बाय म्यू वन। तो ये क्या हो गया, सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष। तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए, सघन माध्यम का अपवर्तनांक, है ना, सघन माध्यम का अपवर्तनांक, है कि नहीं, ये सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष, है ना, विरल माध्यम के सापेक्ष मैंने लिया है, विरल माध्यम के सापेक्ष। तो इसी प्रकार जो है बच्चों ये टॉपिक्स मेरा खत्म होता है, जिसको हम लोग गोलीय अपवर्तक सतह कहते हैं। इसमें टोटल हम लोग 6 टॉपिक्स पे विचार किए हैं बच्चों। 3 वीडियो मेरा पूरा इसमें लगा है बच्चों। पहले वीडियो में, है ना, उत्तल अपवर्तक सतह के 2 कंडीशन पे विचार किया है, विरल माध्यम में रखा था, और वस्तु का वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब बना था। दूसरे वीडियो में मैंने विचार किया है जब वस्तु को हम लोग सघन माध्यम में रखें और वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। और तीसरा वीडियो अवतल अपवर्तक सतह के लिए है, जिसमें एक बार मैंने वस्तु को सघन माध्यम में रखा, एक बार वस्तु को मैंने विरल माध्यम में रखा, अपवर्तक सतह का सूत्र प्राप्त किया है। तो ये अपवर्तक सतह का टॉपिक्स मेरा कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग क्या देखेंगे, है ना, लेंस निर्माणकारी सूत्र, है कि नहीं। हम लोग
प्रयोग करेंगे। तो लेंस निर्माणकारी सूत्र को भी डिराइव करने के लिए अपवर्तक सतह का सूत्र का ही प्रयोग करना पड़ता है। तो इसको भी हम दो टॉपिक्स में आप लोगों को, अर्थात दो मेथड से हम लोग एक बार बना करके देखेंगे। हम लोग कह रहे हैं कि उत्तल लेंस के बारे में जानेंगे कि उसका निर्माणकारी सूत्र क्या होता है, और अवतल लेंस के बारे में भी जानेंगे कि उसका निर्माणकारी सूत्र क्या होता है। दोनों ही हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे जनरली, है ना। जो कि आप लोगों के YouTube में या दूसरे टीचर जो आप लोगों को पढ़ाते हैं वो सिर्फ एक ही प्रकार के लेंस बताते हैं, उत्तल लेंस। अवतल लेंस के बारे में कोई आइडिया नहीं देते। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो में मैं दोनों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा और दोनों को विस्तार पूर्वक मैं यहाँ पे डिराइव करूंगा। अवतल अपवर्तक सतह, उत्तल अपवर्तक सतह का फॉर्मूला का सहारा लेकर के मैं इसको अच्छी तरह से आप लोगों को, है ना, पूरा क्लियर करके बताऊंगा, एक एक फिगर को, एक एक पार्ट को मैं अलग करके। इसलिए उस वीडियो पे आप लोग जरूर से जरूर बने रहें, उसे पूरा से पूरा देखने का प्रयास करें बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आज मेरा वीडियो इतना ही रहेगा। आप लोग हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहें। वैसे बच्चे जो आज हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला उसका काम होगा कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पिछले सभी वीडियो को जा करके देखें और कंसेप्ट प्राप्त करें। तब वो इस वीडियो को यदि देखेंगे तो उसे ज़्यादा समझ में आएगा बच्चों। तो ठीक है बच्चों, मैं इतना ही बोल करके आज इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूं। आप लोगों ने जो वीडियो को मेरा देखा उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।